हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है उद्देशिका या प्रस्तावना। एग्जाम में इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? वी कॉमा आएगा द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब पर्टिकुलर यही चीज कहाँ पे लिखी हुई है संविधान के अंदर? नीति निदेशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में, या फिर प्रस्तावना में? तो इसका सीधा सा आंसर होगा भारत की प्रस्तावना। यहीं से शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भारत संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये चीज देखो आप, संविधान की आत्मा, कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा दो भाग कहलाते हैं। ठीक है, दो दो चीजें हैं। जब भी संविधान की आत्मा की बात होगी तो दो चीजें हैं। ठीक है, एक है प्रस्तावना। भारत के संविधान में दो ऐसे भाग हैं जिनको संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक तो है प्रस्तावना, दूसरा है आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32। अब क्या होगा, क्वेश्चन में अगर उसने सिंपली पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, सिर्फ इतना पूछा है, तब तो इसकी प्रस्तावना होगी या फिर उद्देशिका होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ उद्देशिका। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ पे ये पूछते कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके हिसाब से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? क्वेश्चन में देखना, अगर भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र हुआ है, इनके हिसाब से संविधान की आत्मा कौन है, तब फिर होगा अनुच्छेद 32 या फिर आर्टिकल 32। इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये बी आर अम्बेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा है। भीमराव अंबेडकर के हिसाब से ये संविधान की आत्मा है, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। ये कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। लेकिन नॉर्मल अगर पूछे संविधान की आत्मा, तो ये प्रस्तावना है या फिर उद्देशिका है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? जो उद्देशिका या प्रस्तावना, इसका विचार किस देश से लिया गया है? अब इसमें भी दो तरह की चीजें हैं। जब भी ये उद्देशिका या प्रस्तावना किस देश से लिया गया की बात आएगी, तो इसमें दो चीजें होंगी। एक तो ये आएगा कि इसका विचार किस देश से लिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट की प्रस्तावना होनी चाहिए। दूसरा आएगा इसकी भाषा किस देश से ली गई है। दो चीजें हैं। तो जब विचार की बात आएगी कि इसका विचार किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका। और जब भाषा की बात होगी तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि विचार पूछा गया या भाषा पूछी गई है। मतलब कि प्रस्तावना का विचार, जैसे इस क्वेश्चन में कहना है प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। अब अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछता कि प्रस्तावना की भाषा, यहाँ पे लिख देता कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तभी अमेरिका के संविधान से नहीं होता। और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्रमशः कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख है? इसमें मैंने तीनों चीजें एक साथ लिख दी हैं। क्वेश्चन अलग अलग भी आते हैं कि कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, ऐसे करके आता है, लेकिन मैंने तीनों क्वेश्चन एक में कवर करने के लिए ऐसा क्वेश्चन लिख दिया। तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता कितने प्रकार की है? तो पहले न्याय की बात करते हैं। तो न्याय हमारा 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 3 तरह का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है हमारे संविधान में। तो न्याय कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। अभी स्वतंत्रता रहने देते हैं, हम समानता की बात करते हैं। जो समानता है वो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो 2 प्रकार की समानता हो गई, 3 प्रकार का न्याय हो गया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। अब देखते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। ठीक है, इसको 2 2 1 ऐसे याद करेंगे। 5 को 2 2 1 ऐसे याद करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे पेयर में इसको याद करेंगे। पांचों एक बार में याद करेंगे तो शायद दिमाग से निकल जाए। पहले क्या है? विचार और अभिव्यक्ति। विचार और अभिव्यक्ति, ये पहले 2 हो गए। बाद वाले 2 क्या है? धर्म और उपासना। धर्म और उपासना ये एक जैसे है ना, धर्म और उपासना एक जैसे हैं, ये 2 एक साथ हो गए। विचार, अभिव्यक्ति एक जैसे हैं, ये 2 एक साथ हो गए। एक और इनके बीच में आएगा, वो है विश्वास।
वो है विश्वास, बीच में विश्वास आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। पहले के 2 विचार अभिव्यक्ति, लास्ट के 2 धर्म और उपासना, बीच में विश्वास। तो 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा तोड़ तोड़ के क्वेश्चन आते हैं। तो कितने प्रकार के न्याय, इससे पहले हमने देखा 3 प्रकार के न्याय है। कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पहले वाले क्वेश्चन में जाके आप देख लेना, मैंने ठीक से समझाया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरह के न्याय हैं। 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा? राजनीतिक जन्मपत्री, ये शब्द आपको पकड़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। राजनीतिक जन्मपत्री या फिर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ये किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, के एम मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने? इसका सही आंसर होगा के एम मुंशी जी ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, इसको राजनीतिक जन्मपत्री या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था के एम मुंशी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? पवित्र दस्तावेज या फिर सैक्रेड डॉक्यूमेंट, सैक्रेड डॉक्यूमेंट या फिर पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा, बी आर अम्बेडकर ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा? तो इसका सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आते हैं, मतलब अक्सर करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहे हैं प्रस्तावना की भाषा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। प्रस्तावना की भाषा पूछ रहे हैं, अभी भाषा की बात हो रही है ना, प्रस्तावना की भाषा की बात हो रही है। भाषा मैंने बताया था किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है भाषा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी पार्ट, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? आप ये देखो, नहीं है। करंट सिनेरियो में आज के टाइम पे जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। ये पूछ रहे हैं किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था नहीं है, यानी कि उसके पहले कभी कहा होगा नहीं है, बाद में फिर फैसला आया होगा कि है। तो आज तक है कि हाँ है, लेकिन पहले कभी किसी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो वो कौन सा केस था? वो था हमारा बेरूबारी केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये हुआ कब था? 1960 में। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस के अंदर कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो यानी कि इसके बाद कोई केस आया होगा, उसने चीज स्टेब्लिश करी होगी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। वो कौन सा केस था? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है, इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना हिस्सा है। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, बेरूबारी केस हुआ था 1960 में। ठीक है, दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो इनको टिक करने में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, हमें पता है हम उद्देशिका या प्रस्तावना टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर हमें पता है कि संविधान की प्रस्तावना ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो वहाँ पे तो हमें नहीं पता ना, हम मौलिक अधिकार भी हमें लगता है, नीति निर्देशक तत्व भी कई बार लगने लग जाते हैं, तो इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि प्रस्तावना है या नीति निर्देशक तत्व है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका रिफ्लेक्शन किस में मिलता है, तो वो है हमारी प्रस्तावना, ना कि नीति निर्देशक तत्व। हमारा सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना, ये आपको याद रख लेना है ताकि वहां पे कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में पहले से पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो ये पूछ रहे हैं किस संशोधन के द्वारा ये चीज करी गई? 25वें, 35वें, 42वें या फिर 44वें? इसका सही आंसर है 42वें संशोधन के द्वारा। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था
उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और पंथ निरपेक्ष नहीं, उसमें एक्चुअली 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। अखंडता और समाजवाद, ये तीनों ही शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर। संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक और क्वेश्चन बनता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो उसका सही आंसर होगा 1 बार, उसका सही आंसर होगा 1 बार। ठीक है, और वही था 42वां संशोधन, इसी के तहत इसमें भी संशोधन किया था प्रस्तावना में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। जब मूल प्रस्तावना थी उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। ठीक है, आपको तीनों ही शब्द याद रखने हैं, कभी पंथ निरपेक्ष पूछ रहा है, कभी अखंडता पूछेगा, कभी समाजवाद पूछेगा, कभी तीनों भी पूछ सकता है, कभी एक चौथा वर्ड देके पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था, है ना। तो पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद तो जोड़े ही गए थे, ये हमें एकदम याद रख लेना है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।